नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम। क्लियर है? देखो भैया कि कोई भी व्यक्ति जो या तो शादीशुदा है या शादीशुदा रह चुका है, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा किसी भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए जो उसको की हुई है। कब? मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज, शादी के दौरान, यानी कि जब वो शादीशुदा थे या है, बाय एनी पर्सन टू हूम, उस व्यक्ति के द्वारा जिसके साथ उसकी शादी हुई थी या शादी में वो है, who he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication। ना तो उसे कंपेल करेंगे और ना ही उसे परमिट किया जाएगा कि वो शादी के दौरान वाली जितनी भी कम्युनिकेशन है जो उसको की गई है, मान लीजिए पति ने शादी के दौरान अपनी पत्नी को कोई बातें बताई है गुड फेथ में, तो उनको डिस्क्लोज करने के लिए ना तो पत्नी को कंपेल किया जाएगा और ना ही उसे परमिट किया जाएगा। कब तक? अनलेस द पर्सन हु मेड, जब तक पति खुद ना कह दे, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट कंसेंट्स, जब तक सहमति ना हो, एक्सेप्ट इन सूट बिटवीन मैरिड पर्सन, या फिर दोनों के बीच में आपस में कोई मामला चल रहा हो उसमें, और प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। अगर हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ कोई सूट फाइल कर रखा है या वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कोई सूट फाइल कर रखा है कोई क्राइम किसी क्रिमिनल मैटर को लेकर के, उस स्थिति में तो वो एक दूसरे के खिलाफ जो है उन कम्युनिकेशन का डिस्क्लोजर कर सकते हैं जो उन्होंने आपस में शादी के दौरान किए हैं या कंसेंट दी गई है। अन्यथा की स्थिति में भैया सीधा सा प्रोविजन है जो सेक्शन 122 कहता है कि इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होगी वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होंगी और नहीं कहा जाएगा। जो सेक्शन 122 जो कहता है कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन एंड हिज वाइफ फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड, तो इसको सीधे से रोक देगा। सेक्शन रेस्ट ऑन द ओबियस ग्राउंड दैट द एडमिशन ऑफ सच टेस्टिमनी वुड बी अ पावरफुल टेंडेंसी टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ फैमिलीज, यानी कि अगर इस चीज को परमिट किया गया तो आपसी जो शादी सीधे से जो सबसे बड़ा सोशल बाउंडिंग जो मानी गई है, सोशल ग्रुप जो माना गया है, वो एक फैमिली का है। जो शादी का जो बंधन है ये अपने आप में एक सामाजिक संस्था है। अब इसकी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट से ये वाला जो प्रोविजन है ये इसमें डाला हुआ है। लेकिन अच्छा, इसमें जो मेन केस आप देखते हैं वो देखते हैं किसका? एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे कुंदन का केस है। कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है इसमें? एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे कुंदन में प्रेरणा? सर नहीं आता ये वाला केस। कोई बात नहीं, देखो एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे कुंदन में सीधा सा यही बात कही है कि भैया जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है ना, प्रोटेक्शन केवल उन कम्युनिकेशन के लिए है जो ड्यूरिंग मैरिज हुई है। द प्रोटेक्शन इज लिमिटेड टू सच मैटर एज हैज बीन कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग द मैरिज। सच कम्युनिकेशन रिमेन्स प्रोटेक्टेड even after the dissolution of marriage or when one spouse dies, but those made either before marriage or after its dissolution are not protected। ये तो कह के चल रही कि ड्यूरिंग मैरिज की जब हम बात करते हैं, शादी के दौरान वाले, शादी से पहले क्या कम्युनिकेशन थी उनके लिए नहीं कोई कंपेयर किया, उनको लिए नहीं रोक रहा है ये, और शादी के बाद में उस पर भी कोई नहीं है। अब लेकिन इसके साथ इसके कुछ भैया एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में देखते हैं एक्ट्स अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, जो एक्सेप्शन है जिसमें जो प्रोटेक्शन, कुछ ऐसे मामले हैं 122 में जिनमें ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसमें ये कि पहला एक्सेप्शन ये है कि एक्ट्स अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, द एक्ट्स ऑफ कंडक्ट ऑफ स्पाउस अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 122। A wife can testify as to what her husband did on a certain occasion, though not as to what he said to her। यानी कि अगर जो कम्युनिकेशन उसको दिया, अब देखो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, पति ने आके पत्नी को बताया कि भैया आज मैंने दीपक जी की जो 50 लाख रुपए रखे हुए थे वो उठाकर मैं ले आया और वो मैंने घर में रखे हुए हैं। अब ये वाली कम्युनिकेशन तो 122 से प्रोटेक्टेड है, लेकिन दीपक जी ने ये नहीं बताया कि मैं भैया जो है
उनका मर्डर भी कराया हूं। जिस व्यक्ति के 50 लाख रुपए उठा करके लेके आए हैं, ला करके इन्होंने घर में रख दिए, लेकिन ये नहीं, ये तो बता दिया कि पैसे उठा लाए और घर में रखा हुआ। ये वाली कम्युनिकेशन तो प्रोटेक्टेड है 122 से, लेकिन और जो वो उसका मर्डर करके आए ये प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसको कम्युनिकेट नहीं किया है। अगर दीपक जी की वाइफ को ये पता लगता है ना कि भैया दीपक जी ने कोई मर्डर किया है अन्य सोर्स से या पूछा, तो उस स्थिति में दीपक जी की वाइफ का साक्ष्य इस संबंध में लिया जा सकता है। अब इसके लिए राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ सर यूपी का समझ नहीं आया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बेटा ये है, सीधे सीधे से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आकर के बताया कि भैया मैं जो है अपने दोस्त के ऑफिस में जो 50 लाख रुपए थे वो मैं उठा लाया हूँ और लाकर मैंने घर में रख दिए हैं। तो ये तो बेटा जो अपनी पत्नी को उसने कम्युनिकेट किया, ये कम्युनिकेशन हुई। इसके लिए तो जो एक ही वाइफ है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा उस सर चीज के किस चीज के लिए? एविडेंस देने के लिए? एविडेंस देने के लिए कम्युनिकेशन की बात है ना, कम्युनिकेशन का साक्ष्य मतलब नहीं दिया जाएगा। उसके अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। भाई ऐसा है, भाई पत्नी का जो साक्ष्य पर लिया जाना है वो लिया जाएगा इस संबंध में जब उसके पति के खिलाफ कोई मामला चलेगा जी। और उसकी पत्नी से अगर ये पूछा जाए कि आपके पति ने ये आपको बताया था, ये कम्युनिकेशन दी थी कि ये दीपक जी वाले पैसे चुरा करके लेके आए हैं, तो इस संबंध में पत्नी का कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा, ना तो उसे कंपेल किया जाएगा और ना ही परमिट किया जाएगा, जो 122 कह रहा है। ठीक है। लेकिन जो एक्सेप्शन की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्ट, द एक्ट अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, यानी कि उन कम्युनिकेशन की हम बात करें, उस एक्ट की बात करेंगे जो कम्युनिकेशन से अलग है, अलग किए हुए हैं। अलग क्या किया है? तो ये दीपक जी के जो पैसे उठा करके लेके आए थे वो ए भाई साहब, वो साथ में दीपक जी का मर्डर भी कराए, तो ये जो मर्डर है वो उस कम्युनिकेशन से अलग एक्ट है। ठीक है, ठीक है, समझ तो गए। अब इस मर्डर के लिए उनकी वाइफ का जो एक ही वाइफ का एविडेंस लिया जा सकता है। आ गया समझ। ठीक है, अब दूसरा ये कि राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें सीधा सीधा से लिखा है एक्यूज वाज ऑन हिज ट्रायल फॉर मर्डरिंग ए नेबर फॉर द पर्पस ऑफ रॉबिंग सम ऑर्नामेंट्स एंड देन टू प्रेजेंट देम टू हिज वाइफ। While presenting them to his wife, he said that he had gone to the middle house where the deceased lived to get them. His wife then told the court that she saw one early morning her husband coming down the roof. मतलब सीधे पत्नी को तो कह रहा कि मैं वहां गया था, ये सीधे सीधे से, लेकिन जो वाइफ है उसने बताया कि मैंने तो जी इनको छत पे से उतर के आते हुए देखा है उधर उसकी। भाई जो चीज पति ने नहीं बताई उसका साक्ष्य वो दे सकती है, लेकिन जो चीज पति ने बताई है उसका साक्ष्य वो नहीं देगी। सीधा सीधा सा एक होता है वेवर ऑफ प्रिविलेज। वेवर ऑफ प्रिविलेज की जब हम बात करते हैं, वेवर ऑफ प्रिविलेज क्या है? जहां कंसेंट दे दी गई है। कंसेंट किसकी? ठीक है भैया आप दे दीजिए। वेवर ऑफ प्रिविलेज, एविडेंस ऑफ ए प्रिविलेज कम्युनिकेशन कैन बी गिवन बाय ए स्पाउस विद द कंसेंट ऑफ आइदर पार्टी हु मेक द कम्युनिकेशन। दूसरा सर वेवर ऑफ प्रिविलेज समझ नहीं आया। वेवर ऑफ प्रिविलेज भैया एक तो ये कि अंग्रेजी पूरी नहीं आती है इसका। वेवर से मतलब क्या है सर? छोड़ देना, टू गिव अप। प्रिविलेज से मतलब क्या है? प्रिविलेज मतलब कुछ खास वो प्रिविलेज दिए गए हो। तो कैसे अब जो बता? प्रिविलेज आपको दिए हुए हैं उन प्रिविलेज को आप छोड़ते हो, दैट इज कॉल्ड वेवर ऑफ प्रिविलेज। अब सीधा सीधा सा ये है कि भैया आपको प्रिविलेज ये है कि अगर आप सपोज कीजिए आप मैरिड है और आपको कंपेयर नहीं किया जाएगा अपने पति के आगे साक्ष्य देने के लिए, नहीं आपको परमिट किया जाएगा, ये आपका प्रिविलेज है। लेकिन अगर आपके पति चाहें तो आप उनके खिलाफ साक्ष्य दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेवर ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। दूसरा जो इसका एक एक्सेप्शन की अगर आप बात करते हो, जब पति पत्नी के बीच में ही कोई मैटर चल रहा हो, suit or criminal proceeding between the two spouse, as basis of the section 122, it is to preserve mutual confidence. It is to obvious that a section does not apply when the spouse are based on opposite side. अब जब लोग भैया दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, तब उस समय जो 122 वाली जो कम्युनिकेशन से प्रिविलेज दिया हुआ है
वो अप्लाई नहीं होगा। वो फिर एक दूसरे के खिलाफ क्या है, साक्ष्य दे सकते हैं जो बातें एक दूसरे को बताई उन दोनों ने। और एक्सेप्शन की जब बात करेंगे बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, हमने केवल यहाँ बात की है कि ड्यूरिंग मैरिज, लेकिन शादी से पहले और शादी के बाद में जितनी भी कम्युनिकेशन है उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज और, जब दीपक जी अपनी पत्नी को ये बता रहे थे कि भैया आज इन्होंने हर्षित मेहता जी के जो ऑफिस है वहां से 50 लाख रुपए उठा लाए थे, 50 लाख रुपए उठा करके इन्होंने जो अपने ऑफिस में टेबल के नीचे छिपाए हुए हैं। अब पत्नी तो इस बात का साक्ष्य नहीं देगी, लेकिन इनके कमरे के पीछे वाली जो खिड़की थी उस खिड़की पर हमारे अनीस भाई साहब बैठे हुए थे। अनीस भाई साहब ने वो सारी बातें सुन ली, तो अनीस भाई साहब के द्वारा उस कम्युनिकेशन का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो यही तो कह रहा प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन बाय थर्ड पर्सन, communication or conversation between the husband and wife taking place in the presence of a third person or when overheard by a third person can be testified to by the third person without putting any of the spouse in a witness box। बिना उन्हें बुलाए थर्ड पर्सन का साक्ष्य दिया जाएगा और वो दैट इज कॉल्ड हियरसे एविडेंस, जो 122 का एक्सेप्शन होगा। अब इसमें कुछ केस और भी है, वो एक देख लीजिएगा। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस डोलोग का केस है, ILR 1899। एक है रुम्पिंग वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस 1862 का केस है। ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ भैया क्योंकि ये आपसे मैं पूछूंगा बाद में। आगे चलते हैं। 123 कहता है एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट। देखो हम सीधा सा यहाँ पहले एक बात क्लियर समझ लीजिए, हम उन सूचनाओं के बारे में, उन चीजों के बारे में यहाँ देख रहे हैं, जिन संसूचनाओं के बारे में, जिन कम्युनिकेशन के बारे में, जिस एविडेंस के बारे में जो ना कुछ विटनेसेस को ना तो कंपेल किया जाएगा ना ही परमिट किया जाएगा उसके संबंध में साक्ष्य देने के लिए। 122 में देख लिया कि अगर उन सूचना की, उन कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं जो शादी के दौरान पति पत्नी ने एक दूसरे को सूचनाएं कम्युनिकेट की है। 123 कहता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस, कोई भी व्यक्ति परमिट नहीं किया जाएगा साक्ष्य देने के लिए जो उसने कहां से उठाया, राइट फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य के जो अफेयर हैं, राज्य के जो कार्य हैं और उन कार्यों का जो रिकॉर्ड्स उसने मेंटेन किया है जो अनपब्लिश्ड है, यानी कि सीक्रेट रिकॉर्ड है, अनपब्लिश जिसको पब्लिश नहीं किया गया है। अगर भैया जो कोई बात सीक्रेसी ना होती तो उसको पब्लिश किया जा चुका होता। एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, जब तक कि उस डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा परमिशन ना दे दी गई है तब तक इस तरीके के जितने भी रिकॉर्ड हैं उस संबंध में कोई भी साक्ष्य देने के लिए किसी भी व्यक्ति को परमिट नहीं किया जाएगा। हु शैल गिव और withhold such permission as he thinks fit। भैया यहां तक किसी को कोई डाउट हो? ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। हमने पीछे क्या बात की, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस राइट फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड। यहाँ जब हम बात करते हैं नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशंस मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। अब मैंने ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में दीपक जी को अगर कुछ बातें बताई हैं कॉन्फिडेंस की, तो उन कम्युनिकेशन के संबंध में ना तो दीपक जी को कंपेल किया जाएगा, लेकिन when he considers that the public interest would suffer by the disclosure, अगर जो सीधा सा अगर इनको दिखाई देता दीपक जी अगर इसको डिस्क्लोज करने के से जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो सफर कर जाएगा। भाई ये मान लीजिए मैं इनको कहता हूँ भाई दीपक जी जो यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो लीक हो चुका है या वीसी साहब ने इसमें इतने पैसे ले लिए, एक्टिव कॉन्फिडेंस में मैंने कोई चीज बताई। अब क्या है, अगर इस चीज को ये बाहर डिस्क्लोज करते हैं तो एक पब्लिक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है और उस पब्लिक डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए इस तरीके की जो भी संसूचनाएं है इनका कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, जो आपका 124 कहता है।
125 आपका बात करता है मुखबिर की, जिसे आप इंफॉर्मेंट कहते हैं। इंफॉर्मेशन हैज टू कमीशन ऑफ अफेंस। इंफॉर्मेंट यानी कि जो मुखबिर है, भाई थाने वालों को, अगर अभी जो आप देखते हो जीडी देखते हैं, जब पुलिस वाले रेड मारते हैं, वो कोई सर्च ऑपरेशन करते हैं, उसमें हमेशा एक लाइन लिखी है कि मुखबिर की सूचना पर हमें ये ज्ञात हुआ कि आज वहाँ इसी तरीके से कुछ लोग इकट्ठा हो गए जो चोरी की वारदात या डकैती को अंजाम देने वाले हैं, और वहाँ जाकर हमने जो उसको चला सर्च आउट किया या छापा मारा, तो वहां से ये लोग और इनके पास से ये सामान बरामद हुए। अब वहां पे ये शब्द केवल लिख देते हैं मुखबिर की सूचना पर, लेकिन मुखबिर का कोई नाम नहीं बताते, इन्फॉर्मेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि 125 जो सेक्शन है आपका एविडेंस का, वो उन्हें प्रिविलेज देता है इस संबंध में। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस, यानी व्हेंस से मतलब कहां से, he got any information as to commission of any offense। पुलिस के पास सूचनाएं जो आती है उसके संबंध में पुलिस को ये बताना जरूरी नहीं है कि किस व्यक्ति की सूचना पर इन्होंने ये कार्रवाई की है। बस मुखबिर की सूचना पर ये ज्ञात हुआ कि आज इस तरीके से वहाँ 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चोरी होने का प्लान है, और जाके छापा मारा। And no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to commission of any offense against the public revenue। अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर है और पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट को ऑफेंस का कमीशन होने जा रहा है, ऑफेंस होने जा रहा है, किसी मुखबिर के द्वारा इंफॉर्मेशन अगर मिली है और उसने वहाँ पे उन्हें लोगों को पकड़ा है, तो वहाँ पर उसका वो जो इंफॉर्मेंट है उसका नाम डिस्क्लोज करने के लिए 125 के अकॉर्डिंग प्रिविलेज उसको दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए आप। रेवेन्यू ऑफिसर इन दिस सेक्शन मींस एन ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक है। रेवेन्यू ऑफिसर को व्यक्ति होगा सीधे सीधे से जो भी जिसको क्या है पब्लिक रेवेन्यू बोर्ड में, पब्लिक रेवेन्यू ब्रांच में उसको वहाँ डेप्यूट किया हुआ है। अब 125 के बाद अब दो चीज आप देखोगे, 126 और 127 ये हुआ है या आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है? 2 बैरिस्टर, अटॉर्नी, लीडर और वकील। बैरिस्टर में कौन होगा? बैरिस्टर भी हो सकता है, अटॉर्नी, लीडर और वकील। शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड। अब पता लगा कि जो दीपक जी हमारे वकील साहब हैं, अब इनके पास इनका क्लाइंट आता है, क्लाइंट के खिलाफ 302 का मुकदमा चल रहा है। 302 का जो मुकदमा चल रहा है, सीधे सीधे से आके कहता है कि साहब, वकील साहब का काम क्या है? वकील साहब हमारा केस लड़ दीजिए। अब जो है वकील साहब को, दीपक जी को इनका क्लाइंट जितनी भी बातें बताता है एक्टिव कॉन्फिडेंस में, उनके बारे में साक्ष्य देने के लिए दीपक जी को परमिट नहीं किया जाएगा, नहीं कंपेयर किया जाएगा, अनलेस विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट। जब तक कि दीपक जी का क्लाइंट कहना दे कि हाँ जी ठीक है, दे दो आप। टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो वकील उन्होंने हायर किया दीपक जी को, एज सच बैरिस्टर, प्लेटर, अटॉर्नी, वकील, बाई और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना, खैर चलो आगे चलो। Or to state the content or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment। या जो दस्तावेज दीपक जी के क्लाइंट के द्वारा दीपक जी को प्रोड्यूस किए गए हैं, उन कंटेंट के बारे में जितनी भी जानकारी दीपक जी को हुई है, उसके बारे में इनको जो परमिट नहीं किया जाएगा कि कोई भी इस तरीके का साक्ष्य उन दस्तावेजों के बारे में दे। और टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाय हिम, या दीपक जी ने इनको जो भी एडवाइस दी है उसके बारे में भी इनसे नहीं पूछा जाएगा कि भैया क्या एडवाइस दी थी तुमने। इन द कोर्स ऑफ एट द पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, ये जो केस इनको लड़ा जाना है, अब मान लीजिए कि पता लगा कि ठीक है 302 का मुकदमा लिख रहा है, कितना भैया एक काम करो, इसमें भी एनी लेके आप जो है टेलीफोन के रिकॉर्ड से अपनी जो है लोकेशन निकलवाओ कि भैया जिस दिन ये मर्डर हुआ था दिल्ली के अंदर, आप क्योंकि कलकत्ता में थे तो इसलिए भैया वहाँ की जो ना लोकेशन निकलवा लो आप। ये एडवाइस इन्होंने दी है इनको, तो इस संबंध में भी कोई साक्ष्य इनका नहीं लिया जाएगा, बशर्ते कि इसमें 2 चीजें ध्यान रखोगे। एनी सच कम्युनिकेशन, आप इसको यहाँ देख लीजिए, लेकिन अगर इसमें जब एक्सेप्शन की आप बात करोगे, कुछ सूचनाएं, कुछ कम्युनिकेशन उनको रोक दिया गया। एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। इनके क्लाइंट इनके पास आए, अरे दीपक जी मैं एक मर्डर करने वाला हूँ और भैया आप जो है मेरी बेल करा देना।
इस संबंध में दीपक जी साक्ष्य दे सकते हैं। इन फर्दरेंस ऑफ किसी इलीगल पर्पस के फर्दरेंस में अगर कोई कम्युनिकेशन की जा रही है कि भैया चोरी करनी है, चोरी के बाद जेल भी जाएंगे, फिर बेल करानी, या any fact observed by any barrister, pleader, attorney or vakil in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment। या अगर दीपक जी के पास में 302 का मामला लेकर आए थे कि जी मुझे तो झूठा फंसाया हुआ, ये सारी चीजें उसने कही, लेकिन किसी अन्य सोर्स से दीपक जी को पता लगा कि जिस मामले को वो उनके पास आया है उस मामले में तो भैया ऑलरेडी उसने वो मर्डर किया था और उनके बाद जितने भी वो कागज दे रहा है वो फर्जी कागज दे रहा है दीपक जी को, तो उस संबंध में दीपक जी का साक्ष्य या दीपक जी को परमिट किया जा सकता है कि वो साक्ष्य दे दे। एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट, क्या दिखाते हो, एनी क्राइम और फ्रॉड, कोई भी अपराध या धोखाधड़ी हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसके जो एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत से पहले ही इनके दीपक जी के क्लाइंट में वो अपराध कर चुके थे, वो धोखाधड़ी कर चुके थे। इट इज इमैटेरियल वेदर द अटेंशन ऑफ सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील वाज नॉट डायरेक्टेड टू सच बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। ये इमैटेरियल है कि इस संबंध में उनके जो क्लाइंट है उनकी तरफ से इस तरफ ध्यान आकर्षित किया गया था या नहीं किया गया था। लेकिन अगर दीपक जी को पता लगता है कि हाँ भैया इसने वो अपराध किया था और वहां चोरी भी हुई थी, इसके साथ साथ दूसरा अपराध भी उन्होंने किया था, उस संबंध में साक्ष्य उनका दे सकते हैं। अब द ऑब्लिगेशन, इसको आगे आ जाइए भैया, इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी, आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश you to defend me as the defense of man known to be guilty is not a criminal purpose. This communication is protected from disclosure। यानी कि भाई ए ने, एक जो क्लाइंट है बी से कहा कि भैया मैंने एक फौजरी की है और आप जो है उसका मुझ पर मुकदमा चल रहा है, फौजरी का मुकदमा मुझ पर चल रहा है, आप भैया मुझे डिफेंस कीजिए। अब ये वाली जो कम्युनिकेशन है इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है डिस्क्लोजर से। A client says to be an attorney, I wish to obtain possession of property by the use of forged deed। अब यहाँ पे नहीं करेंगे, on which I request to issue this communication being made in furtherance of criminal purpose is not protected from disclosure। इसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी हुई है। 126 के साथ फिर आइए भैया 127 सेक्शन 126 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर एट्रीसी। अब भैया जब वकील साहब को कोई बात बताइए क्लाइंट ने, तो वकील साहब के बराबर में उनका मुंशी भी बैठा होता है, उनके मुंशी जी को भी परमिट नहीं कर दे कि भैया मुंशी जी को भी अगर कुछ बताया था जो चीजें वहां लागू हो रही है वो मुंशी जी पे भी लागू होंगी। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 शैल अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क और सर्वेंट ऑफ बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी एंड वकील, सेम एज इट इज अप्लाई होगी। 128 privilege not waived by volunteering evidence if any party to a suit give evidence therein at his own instances or otherwise। मान लीजिए जो दीपक जी के क्लाइंट थे ना, दीपक जी के क्लाइंट अगर खुद जाके कोई साक्ष्य दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीपक जी को कोई छूट दे दी गई है उनकी तरफ से। If any party to suit gives evidence therein at his own instances or otherwise, he shall not be deemed to be have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 126। And if any party to a suit or proceeding calls any such barrister, pleader, attorney or वकील as a witness, या क्लाइंट के द्वारा इनको कॉल किया गया है तब कोई प्रिविलेज नहीं है, उसमें उसको वेव नहीं किया इस पार्टी के द्वारा। he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such barrister, attorney or वकील on matter which but for such question he would not be at liberty to disclose। अगर जो पार्टी के द्वारा स्वतः ही ये पूछ ले जाए तब तो इस बात को मान सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कहीं भी ये नहीं माना जाएगा कि जो इनकी जो क्लाइंट है उन्होंने अपने उस प्रिविलेज यानी कि जो उसका विशेषाधिकार है उसको छोड़ दिया है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर, no one shall be compelled to disclose to any court any confidential communication। यानी कि जो इनके क्लाइंट जो है, सॉरी अब यहाँ दीपक जी किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं, कंपनी के
काम को असिस्ट करने के लिए जो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं इनसे वो लीगल एडवाइस लेते रहते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से काम करते रहते हैं। Which has taken place between him and his legal professional advisor unless he offer himself as a witness in which, अब देखो इसको भी आप 136 के साथ जोड़ करके पढ़ोगे, क्योंकि लीगल एडवाइजर को भी किस कैटेगरी में ले जाके आप रखेंगे, यहाँ पर जो है आप बैरिस्टर, प्लीडर और वकील की कैटेगरी में ले जाकर के रखेंगे, जब तक वो व्यक्ति जिसने आपको लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया हुआ, प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर, वो खुद ही कंसेंट दे तब की बात अलग है। अन्यथा की स्थिति में जो लीगल एडवाइजर है उसको भी कंपेल नहीं किया जाएगा। 129 तक तो भैया ये पूरा हो गया। 130 ये कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी, नो विटनेस हु इज नॉट ए पार्टी टू सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स ऑफ टू एनी प्रॉपर्टी। कोई भी विटनेस जो उस मामले में पक्षकार नहीं है और उसके पास कोई टाइटल डीड है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए दीपक जी के मेरे बीच में कोई मुकदमा अगर चल रहा है और उस मुकदमे के संबंधित कागजात हर्षित मेहता जी के पास रखे हुए, तो हर्षित मेहता जी को नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा कि भैया आप आकर के दो। or any document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgage or any document the production of which might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deed or some person though through whom he claims। 130 देख लीजिएगा। 131 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, ये देख लीजिएगा। और 132 है विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। किसी भी विटनेस को जो है इस आधार पर कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के आंसर में ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि अगर वो उसका आंसर देगा तो उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind। बशर्ते कि no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution। लेकिन अगर जिस आंसर को उससे दिलवाया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, उसके फर्दरेंस में उसका कोई अरेस्ट नहीं होगा। shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer। जब तक कि वो झूठी गवाही नहीं दे रहा हो तब तक की स्थिति में तो उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, लेकिन अन्यथा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर कोई बचाव नहीं दिया जाएगा कि अगर वो आंसर देगा तो खुद बच जाएगा। ये भैया अब भैया यहाँ तक कोई चीज रह गई हो तो पूछ लो।